नमस्कार दोस्तों, ई बस्ताइश एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन विषय पर परिचर्चा करेंगे। यह टॉपिक हमारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस परिचर्चा के दौरान हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसके साथ ही साथ हम लोग मूल अधिकारों का संशोधन तथा उससे संबंधित जो वाद हैं, जैसे शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल और वामन राव वाद पर चर्चा करेंगे। ये जो वाद हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक गतिशीलता पाई जाती है। यहाँ गतिशीलता का तात्पर्य है कि हम समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, यह जो गतिशीलता है, यह संविधान में जो प्रावधान है संविधान संशोधन का, उसके द्वारा आती है। दोस्तों, जो विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो संविधानों में दो प्रकार की संशोधन की दो प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक बहुत ही लचीली है, अत्यंत लचीली यानी फ्लेक्सिबल है, और दूसरी जो है एकदम कठिन यानी अत्यंत कठिन यानी बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। तो जो भारतीय संविधान है वो इन दोनों का मिश्रण है, ना ही तो अधिक लचीला है और ना ही तो अधिक कठिन है, बल्कि लचीला और कठिन जो कठिनता है इन दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, जैसे देखें, जैसा कि हमने कहा कि विश्व स्तर पर देखें तो जो ये लचीला है, लचीली प्रक्रिया है, वह ब्रिटेन के संविधान में पाई जाती है। वहाँ के संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही फ्लेक्सिबल है। वहीं दूसरी तरफ आपका यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही जटिल है। जो भारतीय संविधान है, ये यहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको साउथ अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों, जो संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या कह लीजिए जो प्रोविजन है, वो भाग 20 संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक, इस अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो संविधान संशोधन से संबंधित जो यह आर्टिकल है, इसी आर्टिकल में संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उन सब का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इतना नंबर्स आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, जो संविधान संशोधन है, तो भारतीय संविधान में यदि अनुच्छेद 368 देखें तो वहाँ दो प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई है, और इसके अलावा यदि हम कुछ आर्टिकल्स को देखें तो वहाँ पर भी एक संविधान संशोधन, एक अलग प्रकार का संविधान संशोधन दिखाई देता है। तो उन सबको यदि हम सम्मिलित कर लें तो तीन प्रकार का हमें संविधान संशोधन दिखाई देता है। एक है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन, बहुमत से। और एक तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, यानी वहां से रेटिफिकेशन जो है, अनुसमर्थन। ठीक, ये तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। इसमें से जो 2 और 3 है, ये दोनों जो है कहाँ है,
आर्टिकल, इसका वर्णन जो आर्टिकल 368 में किया गया है। और ये जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, ये संबंधित अनुच्छेदों में जहां पर साधारण बहुमत से उनमें परिवर्तन किया जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। इससे पहले इस पे हम लोग पर चर्चा करें, हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये सब क्या होता है। देखिए, जो साधारण बहुमत है, तो साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि जो भी, जैसे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो मान लीजिए कि लोकसभा के संदर्भ में देखें कि लोकसभा में कोई बिल है संविधान संशोधन का और वो साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। तो पहले साधारण बहुमत होता है कि जो भी उस समय जो बहस चल रही होगी, बहस में जो भी सदस्य उपस्थित होंगे और मतदान में भाग लेंगे, तो उनका 50% जो है होना चाहिए, तो वो होगा बहुमत। यानी कि मतदान ऐसे के लिए उपस्थित प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत कितने पे होगा, का 50% प्लस 1। ठीक है, लेने वाले सदस्यों का, यानी कि कुल मिला के उसमें ये नहीं देखा जाएगा कितनी स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की, बल्कि उस समय जो मतदान और होगा उस समय कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितने लोग उपस्थित थे, उसका 50% प्लस 1। जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में 543 की स्ट्रेंथ है वर्तमान में, ठीक, इतनी संख्या हो सकती, पहले 545 थी। जो दो एंग्लो इंडियन वाला जो मैटर माने जो सदस्य होते थे, जो मनोनीत किए जाते थे, उसको जो है हटा दिया गया प्रावधान उसका। तो अब कितने हैं, 543। तो 543 सदस्य हैं। अब उसमें से मान लीजिए कि बहस कोई हो रही है संविधान संशोधन पर, तो उसमें क्या है कि 443 में से 543 में से मान लीजिए कि 400 सदस्य क्या है, मतदान में भाग ले रहे हैं। तो इसमें मतदान में भाग ले रहे हैं, तो 400 में से इसका 50% कितना होगा, 200 प्लस 1, यानी तो 201 जो है उसके पक्ष में, यानी तो साधारण बहुमत क्या होगा कि मतलब 400 में से 201 जो है क्या करें, पक्ष में मतदान कर दें। ठीक, तो ये हो गया साधारण बहुमत। अब जो आपका दूसरा विशेष बहुमत होता है, दूसरा यानी विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत होता है कि जो सदन की स्ट्रेंथ है, यानी सदन के कुल, ठीक, यहां पे कुल आ जाएगा, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान, उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ठीक, यहां पे सदन के कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50% प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बहुमत में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 543, तो 543 का 50% हो गया लगभग आपका जो है 543, 250 यानी 272 पर, यानी 272, यानी ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मान लीजिए 543 है, 543, तो इसका हो जाएगा ये 50% प्लस 1 यानी 272। तो 272 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो कुल मिला के ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि
मेनली ये 2/3 सदस्य जो पार्टिसिपेट करेंगे मतदान में, तो उनकी संख्या ये इतनी होनी चाहिए कि ये जो है इस वाले बहुमत से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, तो अल्टीमेटली तो ये वाली यही चीज हो रही है ना कि उपस्थित और मतदान करने वाले, तो ये जो मतदान हो जिसमें 2/3 बहुमत मिले, तो ये 2/3 इतना हो कि 272 हो जाए। ऐसा ना हो कि उपस्थित और मतदान करने वाले क्या हो, कि मान लीजिए कि ये वाली कंडीशन हो 400 लोग ही केवल उपस्थित और मतदान करें, तो बहुमत तो यहाँ पे 400 नहीं, मान लीजिए कि 300 लोग किए मतदान, है ना, उपस्थित मतदान वोट 300 का 2/3 यानी 200 हो गया। जैसे मान लीजिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं, 300 लोग हैं, 300 सदस्य हैं, तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, यानी 200 सदस्य हो जाएगा। तो 2/3 तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए 272 चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 300 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका ये वाला विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। जैसे कुछ ऐसे संशोधन, संवैधानिक संशोधन होते हैं जो कि संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर पे कह लीजिए या परिसंघीय ढांचे में यदि कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसके लिए राज्यों का अनुसमर्थन, यानी राज्यों का की सहमति जो है उसमें चाहिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में विशेष बहुमत से पार्लियामेंट तो पास करे ही, साथ ही साथ जो राज्य हैं उनको साधारण बहुमत से वहाँ की जो विधानसभा या जो विधान परिषद है उसको साधारण बहुमत से क्या करें, रेटिफाई करें। ठीक है, माने उसका समर्थन करें। तो ये जो राज्यों का अनुसमर्थन, तो ये सभी राज्य नहीं बल्कि राज्य भी क्या है 50%, यानी ये जो राज्य हैं, कितने राज्य होने चाहिए, 50% राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। और ये समर्थन कैसा होगा, वहां की विधानसभा के द्वारा या विधान परिषद है तो उसके द्वारा भी कितना 50%, सॉरी मतलब साधारण बहुमत से 50% राज्य यदि किसी संविधान जो कि फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है उसका विशेष बहुमत से पार्लियामेंट पास कर दे, प्लस 50% राज्य साधारण बहुमत से उसको क्या कर दे, समर्थन प्रदान कर दे, तो वह संशोधन क्या हो जाएगा, अधिनियम में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जो है क्या है, टाइप है, 3 प्रकार के बहुमत है। एक और जैसे कुछ बहुमत एक और होता है, स्पेशल टाइप का ही बहुमत होता है, जिसमें कि जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे संविधान संशोधन से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि बहुमत की बात कर रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टिकल जो आपका 61 है उसमें जैसे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें जो है विशेष बहुमत उसमें भी चाहिए होता है। तो वो विशेष बहुमत होता है जो सदन की जो एक इसको विशिष्ट कह लीजिए, तो वो होता है विशिष्ट बहुमत। तो विशिष्ट बहुमत इसका संविधान संशोधन से कोई लेना देना नहीं है, बस इस बताने के लिए बता दे रहा हूं कि उसमें कुल सदस्यों, सदन के जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 2/3, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक, सदन के कुल सदस्यों का, ठीक है, सदन के, ये इसका जो है इससे लेना देना नहीं है, बस एक चूंकि बहुमत बहुमत हो रहा था तो एक विशेष, ये भी विशेष ही है, विशेष बहुमत है, यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उस समय जो वोटिंग होती है उसका ये प्रावधान है। ठीक है, ये रहा, इस इतने 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन, जिसमें से कि पहला जो है जो साधारण बहुमत से होता है उसका संबंध जो है आर्टिकल 368 से नहीं है, 368 से ये 2 प्रकार के संशोधनों का संबंध है। इस अर्थ में देखें तो जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है वह जो है क्या होता है, 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं होता। अब देख लेते हैं कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं या जो मुद्दे हैं जिनका संवैधानिक संशोधन इन अलग अलग प्रकारों से होता है। तो जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है, जैसे नए राज्यों का गठन, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन होता है, तो वो जो है साधारण विधि से होता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति,
से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वह भी जो है साधारण विधि से होते हैं। इसके अलावा अनुसूची 2, 5, 6 में जो संशोधन है वह भी जो है साधारण विधि से है। इसके अलावा नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित जो अनुच्छेद 11 है उसमें प्रावधान किया गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो ये भी इनडायरेक्टली जो है क्या है, डायरेक्ट ये जो अंतिम पॉइंट है नागरिकता वाला, डायरेक्ट संविधान में संशोधन तो नहीं करता है, लेकिन उससे संबंधित कानून जो है बदल जाते हैं। दोस्तों जो विशेष बहुमत है यानी कि जो उससे जो संविधान में संशोधन होता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जितने भी प्रकार के जो मान कह लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो अमेंडमेंट होते हैं ये इसी प्रकार से होते हैं। एक और पॉइंट है, वे सभी उपबंध जो 1 और 3 की श्रेणी संबंधित नहीं है, मतलब जो जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है और जो इनका वर्णन यहाँ पे किया गया, इसके अलावा जितने भी संशोधन होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, विशेष बहुमत वाले में। ठीक है, जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन है, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित यदि कोई बात होगी तो उसमें इस वाले प्रकार का जो है संशोधन जो है किया, इस प्रकार से संशोधन किया जाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन की कार्य पद्धति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित यदि कोई संशोधन होता है, केंद्र राज्य विधायी संबंध में यदि संशोधन किया जाता है, 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाता है, और स्वयं आर्टिकल 368 में भी यदि कोई संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। दोस्तों अब देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों जो संवैधानिक संशोधन है उससे संबंधित जो अधिनियम है, तो संसद की किसी भी हाउस में यानी चाहे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पुरस्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस से। इसमें जो ये बिल जो इंट्रोड्यूस करेगा वह सरकारी मेंबर यानी कोई मंत्री भी हो सकता है या गैर सरकारी व्यक्ति भी, सदस्य भी हो सकता है, इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा यह है कि जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक होता है उस पे सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर देती हैं तो फिर राष्ट्रपति के पास यह मतलब हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसको उस विधेयक का, संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए या उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। वह उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। मतलब कि जैसे साधारण विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये मोटी मोटी आपकी जो है बातें रही संविधान संशोधन से संबंधित। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में। दोस्तों मूल अधिकारों का जो संविधान संशोधन के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में आपको बता दें कि ये भाग मूल अधिकार कहाँ दिया है, भाग आपके भाग 3 में दिया हुआ है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 13 है आपका, 13 में अनुच्छेद 13 का 2 है, अनुच्छेद आर्टिकल 13 का 2 यह प्रावधान करता है कि कोई भी विधि, ठीक, मूल अधिकारों को ना तो कम कर सकती है और ना ही तो छीन सकती है। ठीक, कोई भी विधि मूल अधिकारों को ना तो कम कर सकती है और ना ही तो छीन सकती है। ठीक, अब विधि देखिए यहां पे एक शब्द है कोई भी विधि, विधि यानी लॉ। ठीक, कोई भी विधि मूल अधिकारों को ना तो छीन सकती है ना तो कम कर सकती है। और फिर इसके बाद मूल अधिकारों की चर्चा शुरू हो जाती है भाग 3 में। वही जो आर्टिकल आपका 368 है ये क्या करता है, ये संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, यहां पे संविधान संशोधन की शक्ति है और जब कोई संविधान संशोधन विधेयक है जब वो अधिनियम बन जाएगा तो वो भी एक क्या है, एक विधि हो जाएगा। तो एक मायने में संविधान संशोधन अधिनियम भी क्या है, विधि है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या संविधान
आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। इस परिचर्चा के केंद्र में यह है कि जो आर्टिकल 13 2 में जो विधि शब्द का यूज हुआ है, क्या इस विधि शब्द के ये जो विधि है इसके अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है कि नहीं आती। मतलब संविधान संशोधन, जैसा कि पहले बताया, संविधान संशोधन भी एक विधि है, ठीक। तो संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अधिनियम विधि बन जाएगा, तो वो अधिनियम क्या इसके 13(2) की विधि के अंतर्गत आएगा। यदि वो इस विधि के अंतर्गत आएगा, यानी जो ये विधि शब्द है इसी के अंतर्गत उसकी व्याख्या की जा सकती है, तो फिर वह मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ये संविधान संशोधन विधि, ठीक, संविधान संशोधन जो कि एक विधि है, वो यदि इसके अंतर्गत नहीं आएगा तो संविधान का संशोधन हो सकता है। यही पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वाद हुए हैं उनमें यही चर्चा का केंद्र रहा है। यही सिद्ध करने का तर्कों के माध्यम से प्रयास किया गया है कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के तहत में प्रयोग विधि के अंतर्गत आए, शब्द के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। जो पहला वाद निकल कर आता है इस मैटर पर, वो आता है शंकरी प्रसाद बनाम आपका भारत संघ का। तो इसमें जो है शंकरी प्रसाद वाद में जो है चैलेंज किया गया था जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची का गठन किया जाता है, भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो उसमें यह शंकरी प्रसाद मैटर में यह चैलेंज किया गया 1951 में कि यह जो है संविधान संशोधन मूल अधिकारों को कम करता है, छीनता है, ठीक। जबकि इतनी बात ठीक है। अब उसमें यह तर्क दिया गया कि जो संविधान संशोधन है वह भी जो है आर्टिकल 13(2) के तहत जो क्या है एक विधि है, और इसलिए यह जो है मूल अधिकारों को कम या छीन नहीं सकता है, ठीक। शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान संशोधन अधिनियम होता है या संविधान संशोधन विधि है वह साधारण विधि नहीं है। यह जो है आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो प्रयोग विधि शब्द है उसमें नहीं आएगा। जो आर्टिकल 13(2) में विधि है वह साधारण जो प्रक्रिया के जो विधेयक होते हैं या साधारण प्रक्रिया से जो विधेयक या कानून पास किए जाते हैं वो आएंगे, ना कि जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक आएंगे। तो कुल मिला के संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद में जो है आर्टिकल 13(2) से जो है के विधि शब्द से बाहर रखा गया और कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद 17वें संविधान संशोधन के विरुद्ध जो है सज्जन सिंह वाद आता है। आपका एक पहला वाद आया शंकरी प्रसाद, ठीक। दूसरा आता है सज्जन सिंह वाद, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान ये आता है 1965 में, केस वर्सेस भारत संघ ये आता है 1951 में। ये एक तरह से देखिए कि हम लोग देखते हैं ये जो मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में वाद चले हैं उनकी एक स्टेजेज हैं, ठीक। तो ये पहली स्टेज है, ठीक। स्टेज जो है ये स्टेज 1 है, जिसमें ये माना गया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता। सज्जन सिंह वाद में भी जो है शंकरी प्रसाद के निर्णय को जो है इसमें मान्यता दी गई और कहा गया कि संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के माध्यम से किसी भी भाग में किया जा सकता है। यहां तक तो स्थिति ठीक रही। इसके बाद एक अन्य स्टेज 2 आता है अब, जहां पर गोलकनाथ वाद आता है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है
यह मतलब शंकरी प्रसाद और इनके सज्जन सिंह के जो मैटर को क्या करती है, पलट देती है और कहती है कि आर्टिकल 368 में जो है संविधान की शक्ति मतलब संविधान की शक्ति नहीं दी है, केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है। जो संविधान संशोधन की शक्ति है वह संसद कह सकते हैं कि आर्टिकल 248 यानी कि अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से ग्रहण करती है। तो इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन भी जो है एक विधायी प्रक्रिया है और इसके द्वारा बनाई गई विधि भी जो है क्या है, आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत ही आएगी। तो गोलकनाथ ये वाद आता है, गोलकनाथ वर्सेज ये पंजाब है, ठीक, ये वाद आता है आपका 1967 में। और इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि जो आर्टिकल 368 है, 368 के तहत जो संशोधन है, संविधान संशोधन है, ठीक, ये जो है क्या होगा, ये जो है क्या है, आर्टिकल 13(2) के तहत ही एक विधि है, यानी एक लॉ है। जब ये इसके तहत है तो इसका मतलब ये जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर पाएगा। देखिए अब ये यहां से स्थिति अभी तक कर पा रहे थे ये लोग, यहां तक था। अब ये गोलकनाथ में स्थिति बदल गई, इसलिए स्टेज 2 है। मतलब कि संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो आप इसके लिए जो आपका संविधान सभा है उसको जो है आहूत करिए, ठीक। साथ ही साथ ये इतनी बातें हो गई। इसके अलावा जो है गोलकनाथ में ये कहा गया कि एक नया शब्द उभर कर सामने आया, भविष्य लक्षी प्रभाव, यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अर्थात कि इस केस में जो भी निर्णय आया उसका प्रभाव भविष्य में होगा, भविष्य के केसेस में होगा, ना कि इससे पहले वाले केसेस में, ठीक है। तो ये एक शब्द उभर के आया। तो गोलकनाथ में कुल मिला के क्या हो गया कि भैया आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब सरकार को इससे प्रॉब्लम तो होने वाली थी, तो फिर संविधान में 24वां संविधान संशोधन आता है और उसके माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है कि मतलब आर्टिकल 368 में जोड़ा जाता है कि आर्टिकल 368 के जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है संशोधन की। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इसके द्वारा जो संशोधन के द्वारा जो कानून बनेगा या जो अधिनियम बनेगा वह 13(2) के तहत जो है में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको जो है नलीफाई करने का प्रयास किया गया। फिर इस 24वें संविधान संशोधन को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया जाता है। तब जो है आपका आता है स्टेज 3 केशवानंद भारतीवाद। तब इसके बाद आता है स्टेज 3 केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी केरल राज्य, केरल 1973। केशवानंद ये अलग स्टेज है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच बनती है, 13 जजों की बेंच बनती है। ये गोलकनाथ 11 जजों की बेंच रहती है। तो 13 जजों की बेंच ने जो है केशवानंद भारतीवाद में यह निर्णय दिया कि
जो गोल अने निर्णय कह दिया, गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया, ठीक, और निर्णय दिया कि जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जो मत है, निर्णयवाद का जो निर्णय था वो सही है, अर्थात कि संसद को जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति है, ठीक, और संसद संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरे शब्दों में जो इस वाद में जो संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान 24वां संविधान संशोधन जो अभी तक आर्टिकल 368 का जो मूल रूप था उसमें जो इम्प्लाइड था, यानी जो छुपा हुआ था, उसको इसने जो क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। किसने? 24वें संविधान संशोधन ने। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 24वां संविधान संशोधन विधिमान्य है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही अनुच्छेद 368 में निहित थी वो बातें जो 24वें संविधान संशोधन में कहा गया है। साथ ही साथ केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को असीमित शक्ति नहीं है, वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा, मूल ढांचा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, यानी ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान के मूल ढांचे या मूल भावना को प्रभावित करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मूल ढांचे के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, बस उसने कहा कि जैसे मूल ढांचा में जैसे क्या होगा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता हो गई है ना, भारत की एकता में अखंडता हो गई, पंथ निरपेक्षता हो गई है ना, इस तरह की जो लक्षण है भारतीय संविधान के, उनको जो है संविधान संशोधन चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ये स्थिति बन के आई केशवानंद भारती में। जब ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई, एक तरह से एक सीमा, एक परिसीमा लगाई गई संसद के ऊपर, तो फिर से सरकार जो है एक 42वां संविधान संशोधन जब आता है तो उसमें यह प्रावधान करती है आर्टिकल 368 में कि पार्लियामेंट जो संविधान संशोधन बिल जो अधिनियम बनाएगी वह न्यायालयों में जो है क्या है, वाद योग्य नहीं है, या न्यायालयों में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग जो है या शक्ति जो है संशोधन की पार्लियामेंट अपने पास बनाए रखना चाहती है। तो इस 42वां संविधान संशोधन को फिर से चुनौती दी गई और फिर आता है आपका स्टेज 4 कह लीजिए, स्टेज 4 आता है आपका मिनर्वा मिल वाद। स्टेज 4 में आता है मिनर्वा मिनर्वा मिल्स वाद आता है। मिनर्वा मिल्स वाद ये आपका आता 1980 में। इसमें मिनर्वा मिल्स वाद में जो है 42वां संविधान संशोधन को जो है, जो कि संसद को असीमित शक्ति देता है, न्यायिक जो न्यायालय में चुनौती, संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायालय में चुनौती देने से रोकने का प्रावधान करता है, उसको जो है मिनर्वा मिल वाद में सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर देती है, मतलब अवैध घोषित कर देती है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल वाद में बेसिक स्ट्रक्चर का जो केशवानंद भारती में जो उद्भव हुआ था उसको बरकरार रखती है, और साथ ही साथ जो संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको परिभाषित करती है कि संविधान संशोधन की संसद के पास जो शक्ति है वो सीमित शक्ति है। साथ ही साथ यानी ये सीमित शक्ति और साथ ही साथ जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, यानी जो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी अधिनियम, खास करके संविधान संशोधन से संबंधित जो अधिनियम है उनका पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। नहीं तो न्यायिक पुनर्विलोकन और संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, ये दोनों भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ठीक,
ये बात आती है। इसके बाद दोस्तों एक वाद और आता है, वो है आपका वामन राव वाद। वामन राव वाद ये शायद 81 में आता है। वामन राव वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर के बात को बरकरार रखती है और साथ ही साथ ये स्पष्ट करती है कि जो केशवानंद वाद का जो निर्णय आया था, ये आया था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973 को। तो ये डिसाइड वामन राव में कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद ही जो है बेसिक स्ट्रक्चर की का जो कॉन्सेप्ट है वह लागू होगा किसी अधिनियम के ऊपर। ठीक है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद आया है तो लागू होगा, उसके पहले के कानूनों पर यह लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी तक मूल अधिकारों में संशोधन की स्थिति यही है, जो कि शंकरी प्रसाद से होते हुए गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल आदि तक गुजरती है। और वर्तमान स्थिति यह उभर कर आती है कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, वह मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि जो मूल ढांचा है यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, यानी निगेटिव प्रभाव न पड़ रहा हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपके लिए यह लेक्चर काफ़ी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू।